हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि मेरा दूसरा चैप्टर है आज का, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेकंड चैप्टर है ये आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि राज्यों की शुरुआत कैसे हुई और उनकी अर्थव्यवस्था ये किस प्रकार की थी, इस बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और जो उसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक होगा। बात करते हैं इस पर। आपने पिछली वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसके बाद नगरीय सभ्यता से हम ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में भी आप देखोगे कि राजा का उल्लेख मिलता है। राजा की समितियां होती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। तो ये अनुमान मिलने लगते हैं कि राजा भी होते थे। उसके बाद और जब हम आगे बढ़ेंगे तो महाजनपदों का भी काल आएगा जो 16 थे, और इन्हीं से शुरू होता है एक साम्राज्यवादी युग का शुरुआत होती है, साम्राज्यवादी युग की, जब मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। परिचय क्या है? सिंधु सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ये बात कर रहा है सिंधु सभ्यता के पतन के बाद की। तो इन 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में ऐसा क्या हुआ, कौन कौन से बदलाव आए? वो ये हुआ कि ऋग्वेद का लेखन हुआ। वेद 4 हैं, सभी को पता है। तो शुरुआत जो है ऋग्वेद का लेखन हुआ, ये विकास हुआ। उत्तर भारत और दक्षिणी पठार यानी कि दक्कन के पठार और कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं, कृषक बस्तियां स्थापित हुई। वो नगरीय सभ्यता थी, अब जो है कृषक बस्तियां इन भागों में स्थापित होंगी। दक्कन का पठार वो पूरा दक्षिण का जो भाग है, जो पठारी भाग है, उसकी बात कर रहा है ये अस्तित्व में। उसके अलावा अंतिम संस्कार के नए तरीके जैसे महापाषाण हमको देखने को मिलते हैं, जिनको कहते हैं मेगालिथिक। महापाषाण जो होता है, ये हमको जो ये स्थल मिले हैं, ये सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में मिले हैं, साउथ इंडिया में मिले हैं, जिनको महापाषाण कहते हैं। क्योंकि महापाषाण और इन्हीं पाषाणों से कई प्रकार की आकृतियां बनाई गई थी, जिसमें कि शवों को रखा जाता था। कहीं कहीं तो मतलब कि गड्ढे बनाए गए, फिर किनारे किनारे पत्थरों को जो है लगाया गया, फिर ऊपर से उसको जो है मतलब कि एक बड़े से शिलापट से उसको ढांक दिया गया है। तो ये महापाषाण जो है ये दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास होना शुरू हुआ। राज्य निकल करके आए जो एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव रखने लगे। वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे स्रोतों का अध्ययन मतलब किया गया है। ये जो चेंजेस आप देख रहे हो, इन चीजों का अध्ययन किस प्रकार से किया गया? पहला है अभिलेख, और सभी को पता है मौर्य वंश में सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख, शिलालेख जो है खुदवाए और उनको अपने साम्राज्य के कई हिस्सों में उसको गढ़वाया। उसमें नैतिक बातें लिखी होती थी और सदाचार वाली। ग्रंथों से भी मालूम चलता है, जैसे इंडिका है, अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। सिक्के, क्योंकि उन राज्यों ने जो है अपने अपने सिक्के चलाने शुरू किए थे, उनसे भी जानकारी मिलती है। सिक्कों के माध्यम से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो आपको, या गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो, तो इस प्रकार की जानकारियां जो है हमें इन सिक्कों से मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ये चीजें हैं। उसके बाद है चित्रों जैसे स्रोतों का अध्ययन। अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो, इन गुफाओं में भी कई सारे चित्र देखने को मिलते हैं हमें इन गुफाओं के अंदर, और जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं और हमें जानकारियां भी मिलती हैं। जैसे गुप्त काल के भी विषय में हमको
इन गुफाओं से जानकारी मिलती है चित्रों के माध्यम से। उसके बाद है प्रिंसेप ऑफ प्रियदर्शी। प्रियदर्शी माने होता है प्रियदर्शी। ये प्रियदर्शी जो है ये प्राकृत भाषा का शब्द है। ओके, और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इससे बहुत पूछा जाता है। 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, इसके अलावा आर्मेक भाषा में भी सम्राट अशोक के हमको स्तंभ लेख और शिलालेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद और इसी से पता चलता है कि प्रियदर्शी यानी कि मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है इसमें। प्रियदर्शी, जो हमको प्रिय लगे, जो देखने में हमको प्रिय लगे, ये जो शब्द है ये प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ये सम्राट अशोक के लिए अभिलेखों में यूज हुआ है। अशोक की जगह अशोक भी मिलता है, वो सरौता वाला सा, तो वो प्राकृत भाषा का शब्द हुआ। जैसे कि प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, और जो देवनागरी में इसको कहते हैं धर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इन भाषाओं को हमको पढ़ने को मिलता है। तो उसमें धम्म लिखा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है गलत लिखा है, ये प्राकृत भाषा है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को मतलब कि पढ़ने में सफलता पाई, और इस शोध से राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिलती है। पहले तो हम पुरातात्विक स्रोतों पर जो है डिपेंड थे अपना इतिहास लिखने के लिए, लेकिन अब हमको लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं। अभिलेख जो होते हैं ये सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस भी नहीं किया जा सकता है। अगर चेंजेस किया भी जाता है तो वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जैसे छेनी और हथौड़ी से उसको जो है चोट करके उस पर लिखा जाता है पत्थर पे, अगर हम बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमको तो ये मालूम हो ही जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का चेंजेस हुआ है। तो आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या हैं? वो हैं आपके अभिलेख। ओके, अभिलेख, क्योंकि उसमें जो है किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता है। तो एक बात तो ये आपकी कंफर्म हो गई ना, तो इसको तो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद क्या है आपका प्रारंभिक राज्य। कौन कौन से प्रारंभिक राज्य थे? बौद्ध जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ इस काल में। बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ, जैन धर्म का भी उदय हुआ उस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, उस वैदिक धर्म के खिलाफ जो बहुत ही महंगे हो गए थे। यज्ञ का जो है क्रियाकलाप बढ़ चुका था। धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब चीजें आम लोगों के जीवन से बहुत दूर हो गई हैं। इनमें ये इतने खर्चीले हो गए, और संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल होता था, जो कि अधिकांश लोगों की भाषा ही नहीं थी। तो इन सारी दिक्कतों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव आया जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में। इसने जो है लोगों को एक सरल, आसान, मध्यम मार्गी धर्म उपलब्ध कराया, जो कि अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद इन दोनों के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म का वो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, लिख लेंगे आप लोग। बौद्ध धर्म का वो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का वो ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें दोनों में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बस केवल डिफरेंस ये है कि इन दोनों के नामों में थोड़े बहुत अंतर हैं, तात्पर्य वही है। ओके, तो भगवती सूत्र जैन धर्म, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, इन दोनों से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश पर राजा का शासन था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम के राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, जैसे वज्जी संघ। 8 राज्यों का संघ था, जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, जैसे वज्जी संघ में हुआ है। ओके, उसी में वैशाली भी आता था। महाजनपदों की राजधानी को किलों से या किले से, फोर्ट, दुर्ग से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए, क्योंकि 16 महाजनपदों में आपस में ईर्ष्या रहती थी। लोग एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए आतुर थे, और उसी में सबसे शक्तिशाली बनकर के निकलता है आपका मगध। तो इसके अलावा संस्कृत में धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का तो उदय हुआ ही, जैन धर्म बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आते हैं। सबसे बड़ी बात है धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई। धर्मशास्त्र कहो, चाहे नीति शास्त्र कहो, चाहे राजनीति शास्त्र कहो, चाहे कूटनीति शास्त्र कहो, या अर्थशास्त्र कहो। जैसा कि जो कौटिल्य की किताब है वो धर्मशास्त्र ही है, वो राजनीति शास्त्र से ही संबंधित है। तो इन ग्रंथों की रचना हुई जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से राजा को शासन करना चाहिए, मंत्रिपरिषद ये कैसी होनी चाहिए, सप्तांग क्या है, राजा जो एक सप्तांग होता है ये सिद्धांत क्या है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों में ये बताया गया था कि किस प्रकार से एक सिस्टमैटिक शासन एक होना चाहिए, रूलिंग। उसके बाद मगध का उदय होता है। छठी से चौथी शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसी ने अन्य महाजनपदों को जीत करके अपने अंदर समाहित कर लिया। रीजन क्या था, क्यों इतना शक्तिशाली बना? ये उपजाऊ मृदा, लोहे की खान, हाथी की उपलब्धता, नदी तंत्र, महत्वाकांक्षी शासक। बिल्कुल सही है। मगध को बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? प्राकृतिक संसाधनों की, जिसमें पर्वत, पहाड़, नदियां, मृदा, वन्य जीव ये सारे आते हैं। और दूसरा क्या है? राजाओं की महत्वाकांक्षा। बिंबिसार और अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये इन प्रकार के राजाओं ने मगध को एक प्रसिद्ध क्या बनाया? एक राज्य बनाया, जिसने अन्य राज्यों पर महाजनपदों पर अपना अधिकार कर लिया। यहां जैसे मगध का मतलब है बिहार, तो मगध में जैसे क्या था ऐसा, किस प्रकार से ये इतना आगे बढ़ गया? रीजन ये है कि यहाँ की मृदा उपजाऊ थी। उपजाऊ मृदा में अच्छी फसल पैदावार, मतलब कि अच्छी फसल पैदा होती है। इसके अलावा यहाँ की जमीनों में लौह अयस्क दबा पड़ा था, उसको निकाला गया, उसको गलाया गया, उससे कृषि के औजार बनाए गए, जंगलों को साफ किया गया। ध्यान से सुनते रहिएगा। जंगलों को साफ किया गया और उनकी जुताई हुई और अनाज का उत्पादन बढ़ा। अनाज का उत्पादन इतने लेवल तक बढ़ गया कि अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अतिरिक्त उत्पादन से लोगों में संपन्नता आई और इनको लगा कि हम इतने में अब सीमित नहीं रह सकते हैं, हमको अब अपने मगध का विस्तार करना होगा। और इसके बाद इन लोगों ने कृषि यंत्रों के अलावा अब जो है हथियार बनाने शुरू किए उस लोहे के द्वारा। जैसा कि लोहा वहां मिलता है, जो मैंने बताया ये कारण माना जाता है, रीजन है ये। हथियार बनाए और जंगलों से हाथी पकड़ करके लाए गए और एक विशाल शक्तिशाली सेना जो है तैयार की गई और आसपास के महाजनपदों को जीतने का क्रम शुरू हुआ। इसके अलावा मगध की राजधानी जो कि पहली थी राजगृह, वो पहाड़ों से सुरक्षित थी, घिरी हुई थी, नदियां थी बहुत सारी। तो इन सब चीजों ने मगध को और शक्तिशाली बनाने का काम किया। उसके बाद यहाँ के महत्वाकांक्षी राजाओं ने भी अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की हर संभव कोशिश की और सफलता भी प्राप्त की। बज्जी संघ को जीतना उतना आसान नहीं था, तो अजातशत्रु के जो मंत्री थे वत्सकार, उन्होंने अपने मंत्री को भेजा महात्मा बुद्ध के पास कि किस प्रकार से बज्जी संघ को जीता जाए, क्यों नहीं जीत सकते हैं इसको। तो उन्होंने समझाया कि यहाँ के लोग जो हैं आपस में इनमें गहन मंत्रणा होती है, ये रोज जो है आपस में बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं। तरीका जीतने का यह है कि इनको आपस में बांट दो, डिवाइड एंड रूल। उसके बाद महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आप तो जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती है, क्योंकि राजा का ये धर्म है साम्राज्य विस्तार, युद्ध जैसा माहौल बनाए रखना, जीतना, वही राजा कहलाता है। ओके, ऐसा धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है, राजा को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद इसके बाद है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह में थी, जिसको राजगृह कहते हैं। इसके बाद चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र राजधानी बनी, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। ठीक है, तो राजगृह पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य था ये, जिसने एक बड़े भूभाग पर शासन किया। पूरब में
पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के आपके जो है पूरब में असम तक और उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में श्रवण बेलगोला कर्नाटक तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने ये कमाल दिखाया कि मगध को एक साम्राज्यवादी, मौर्य वंश को एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में स्थापित किया मगध को। इसके बाद चंद्रगुप्त का शासन पश्चिमी उत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। अशोक ने कलिंग विजय की। अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग को जीता, जो कि उड़ीसा कहलाता है वर्तमान में। कलिंग को जीतने का रीजन ये था क्योंकि दक्षिण भारत जाने के ये मार्ग पर स्थित था। क्या कलिंग तो उसको जीता, लेकिन 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। तो इस दृश्य को देख करके ये द्रवित हो उठा और कहा कि अब शंखनाद नहीं होगा, अब धर्म का प्रचार प्रसार होगा। शंखनाद माने युद्ध की शुरुआत। ओके, तो इस प्रकार और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है? जैसे मौर्य वंश स्थापित हुआ था 321 या 320 में मिलता है ईसा पूर्व से 184 या 85 ईसा पूर्व तक ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था। अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य निरीक्षण के दौरान हत्या कर दी थी। ये हो गया। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है? मूर्तिकला। इस काल में मूर्तिकला का भी बड़ा विकास हुआ। मथुरा मूर्तिकला के बारे में सभी जो है जानते हैं, और यूनानी मतलब कि जो है मूर्तिकला, इसके माध्यम से मौर्य वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज का जो विवरण है, इंडिका इन्होंने लिखी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। ये विवरण मिलता है इंडिका में। इन्होंने बहुत सा विवरण दिया है तत्कालीन भारत के बारे में। उसके बाद अर्थशास्त्र सभी जानते हैं, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई धर्मशास्त्र की किताब है। ये कहा जाता है कि इस किताब को मुख्य रूप से इन्होंने नहीं लिखा, इसके कुछ अंशों को इन्होंने लिखा है। ये एक लंबे अंतराल के बाद तैयार हुई एक किताब है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। साहित्य और पौराणिक ग्रंथ एवं संस्कृत साहित्य भी जानकारी देते हैं। सबसे प्रामाणिक स्रोत मैंने कहा अशोक के अभिलेख जो हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस पर मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अशोक के अभिलेख ये मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत हैं। प्रशासन क्या था? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य वंश के। राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद 4 प्रांतीय थे केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ये चारों जो आपको प्रांत दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला और उज्जैनी जो हैं ये आपके जो हैं व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है, उज्जैनी भारत में। तोसली यानी कि जो कलिंग की राजधानी थी तोसली। सुवर्णगिरी यानी कि दक्षिण भारत। सुवर्णगिरी यानी कि सोने का देश या सोने वाली जगह जहां पर सोना मिलता है, यानी कि कर्नाटक में कोलार, सभी जानते हैं, गोल्ड माइन। तो इस प्रकार से इनको प्रमुख प्रांत बनाया गया। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी आप लोग जो है याद करके रख लोगे। इनका व्यापारिक और आर्थिक महत्व था, वो मैंने बताया आपको, है ना। तो इस प्रकार से ये मौर्य वंश की जानकारी हो रहा है। इसके अलावा मेगास्थनीज के द्वारा भी कुछ प्रमाण दिए गए हैं, जानकारियां दी गई हैं। जैसे एक समिति बताई गई, 6 उप समितियां हैं जो कि सैन्य व्यवस्था देखती थी। जैसे पहली समिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी, यानी कि पानी जल वाली सेना यानी जल सेना। यातायात का और खान पान का संचालन करने वाली समिति, पैदल सैनिक का संचालन करने वाली समिति, अश्वारोही समिति, रथारोही समिति, हाथियों का संचालन करने वाली समिति, साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए धर्म का प्रचार, धम्म महामात्र। ये तो हो गई समितियां। ये आपको दिख रहा है साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए। एक बात मैं बता दूं, युद्ध ही विकल्प नहीं होता है, देश को एकजुट बनाए रखने का होता है। लेकिन जैसा कि एग्जाम्पल अशोक ने आपके सामने पेश किया, इन्होंने केवल कलिंग का युद्ध किया, बाकी कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन तब भी इन्होंने भारत को अखंड बनाए रखा, टूटने नहीं दिया, इसी धम्म के आधार पर। इसी के लिए इसने जो है धम्म महामातों की नियुक्ति की थी, जो कि
पूरे साम्राज्य की जानकारी रखते थे और अवगत कराते रहते थे और धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो उसने धर्म के आधार पर, ना कि युद्ध के आधार पर पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रखा। ये भी एक इनकी योग्यता का प्रमाण है। इसके बाद बौद्ध धर्म के ऊपर जैन धर्म, मौर्य वंश के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि अशोक के ऊपर, कि अशोक अगर ये धर्म ना करते या धर्म का प्रचार तो शायद और लंबे समय तक चलता। तो ऐसा जो भी है। इसके बाद है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्कन और उससे दक्षिण में तमिलकम प्रदेश भी था। तमिलकम प्रदेश में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के हिस्से आते थे। इसमें जो है चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों माने अध्यक्ष, यानी कि राज्यों का उदय हुआ। चेर, चोल, पांड्य ये मौर्य कालीन भी हैं। ये दक्षिण भारत में है, चेर, चोल, पांड्य। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ, संगम साहित्य जो लिखे गए हैं उसमें, उन संगम ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। जैसे शिलापदिकारम एक संगम साहित्य है। इसके बाद इसके अलावा मध्य पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और शक शासकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। शक शासक कौन थे? ये मध्य एशियाई जाति थी जिसने भारत पर भी शासन किया। जो कुषाण का नाम जो आता है वो इसी से ही रिलेटेड है। दैविक राजा क्या होता है? दैविक राजा माने जो अपने अंदर दैवीय कल्पना करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, जिसमें कहा जाता है कि राजा जो होता है ये जो है दैवीय उत्पत्ति है। इसको ईश्वर ने स्पेशल बनाया है, मुख्य तौर पर बनाया है और इसको शासन करने के लिए ही भेजा है। तो ये तो केवल एक निरंकुशता का एक जो है प्रमाण है कि दैवीय ये एक रूप होता है, ईश्वर की इन पर छाया होती है। तो ईश्वर की छाया है ये, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब माना गया था उस समय, तो वही चीज यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने आप को दैवी रूप में दर्शाया। शासकों ने दैवी राजा का उदाहरण पेश किया। माट जो है मथुरा में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, के देव स्थान पर कुषाण शासकों की मूर्तियां लगाई गई हैं और देवपुत्र की उपाधियां ये लोग धारण करते थे। कौन? शक शासक लोग देवपुत्र की उपाधियां धारण करते थे। चीन की जो शासक थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधियां धारण करते थे। तो यानी कि शक शासक जो है चीनी शासकों से प्रेरित थे। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य और सामंत। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी या 319 ईस्वी भी कह सकते हो, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। 550 ईस्वी तक ये वंश ने शासन किया। अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त इस वंश के सबसे प्रसिद्ध जो है चक्रवर्ती राजा हुए हैं। सामंत कौन थे? सामंत होते थे जो जैसे एक राजा है, उसने अपने अधीन क्षेत्रों को जीत लिया है, वहां के राजाओं को जीत लिया है, तो उनको वो या अपने किसी सरदार को ही वो वहां का मुखिया नियुक्त कर देता था। यानी कि सामंत जो समय समय पर राजा को सहायता पहुंचाता था और टैक्स वसूल करके, कर को एकत्रित करके वो उनको दिया करता था और आवश्यकता पड़ने पर यही सामंत लोग जो हैं उस राजा की सहायता करते थे, चाहे सेना से हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन यही जो सामंत हैं, कभी कभी जब राजा यानी कि केंद्र में जब राजा अगर बहुत कुशल है, बैठा है, तो ये दब के रहते थे। अगर कोई कमजोर शासक जब केंद्र में बैठता था तो ये लोग हावी हो जाते थे। तो ये एक है सामंतवादी व्यवस्था जो राजा के लिए अच्छी भी थी और राजा के लिए खराब भी थी। तो ये चीजें हैं। जानकारी के स्रोत कई हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में। ये स्तंभ अभिलेख है जिसको हरिशेर ने लिखा है। समुद्रगुप्त के समय में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ये संस्कृत भाषा में है प्रयाग प्रशस्ति। कुषाण शासक गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में, जब उन्होंने शक संवत शुरू किया था 78 ईस्वी में। इसमें कंफ्यूजन होता है कि 78 ईस्वी है कि ईसा पूर्व, तो ये ईस्वी है, 78 ईस्वी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे इसके बारे में हम जान लें मैप के द्वारा, तो आसान रहेगा। 16 महाजनपद बात करते हैं। जैसे है ये एक पड़ता है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये मेरठ, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ के
आसपास का क्षेत्र था। राजधानी क्या थी इसकी? इंद्रप्रस्थ। फिर है पांचाल। पांचाल दो भाग में बटा था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य। ओके। उसके बाद है शूरसेन, राजधानी मथुरा। उसके बाद है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद है चेदी, राजधानी है सोथिवती, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद है अवंती, अवंती भी दो भागों में बटी हुई थी, इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी है माहिष्मती। किसी फिल्म में भी नाम आया है, बताइएगा। माहिष्मती ये मालवा क्षेत्र में पड़ता था अवंती। सबसे दक्षिणी में था अश्मक, जिसको पोतन या पोटली पोटली भी कहते हैं। ये गोदावरी नदी के तट पर था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है ये। पाकिस्तान वर्तमान में कौन कौन से हैं? एक है कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर, हाटक, हाटक भी कहते हैं, राजपुर भी कहते हैं, कंबोज। उसके बाद आपका आता है गांधार, इसकी कैपिटल राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। उसके बाद पड़ता है आपका काशी, इसकी कैपिटल क्या थी? वाराणसी। वरुणा और असी दो नदियां थी, उन्हीं के बीच में बसा था काशी, इसीलिए वाराणसी कहते हैं। यूपी में पड़ता है। श्रावस्ती यूपी में, राजधानी कौशल यूपी में, राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। उसके बाद है मगध, सभी जानते हैं दो राजधानियां मिलती हैं। शुरू सबसे पहली राजधानी थी राजगृह, उसके बाद बनी है पाटलिपुत्र लंबे समय तक। ओके। अंग, अंग की राजधानी थी चंपा, ये बिहार में पड़ता है। फिर है वज्जी, वज्जी संघ, ये 8 राज्यों का संघ था, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही शक्तिशाली था। उसके बाद है मल्ल, ये दो भागों में बटा हुआ था, एक है पावापुरी के मल्ल, एक है कुशीनारा के मल्ल, ये यूपी में भी पड़ता है। तो ये 16 महाजनपद हैं। ये 16 क्या है? महाजनपद, महाजनपद, ये आप याद कर लेंगे। 16 महाजनपद, ये बहुत आता है और मैप बना करके नोट आउट कर लेंगे। थोड़ा मैप बना कैसे है? ये प्राचीन भारत का मैप है, मैंने इसको बनाया है, वर्तमान भारत का नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा एंशिएंट भी पढ़ना है। ये एंशिएंट का टॉपिक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री होती है, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है, एक उस और इन दोनों के बीच में मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री होती है, तो और एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा अगले भाग में। और कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स तो है ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।